Hello bachcho, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स के लिए CBSE 21 सैंपल पेपर्स बुक में दिए हुए अनसोल्ड सैंपल पेपर्स के सॉल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ये CBSE 21 सैंपल पेपर बुक अगर आप लोगों ने अभी तक परचेज नहीं की है तो इसको परचेज करने के लिए फ्लिपकार्ट और अमेजन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके इस बुक को ऑर्डर करके अपने घर पर ही मंगवा सकते हैं। वैसे आप लोग व्हाट्सएप पर भी इस बुक के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मुझे यह बताओ कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। एक बात और, इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं और अपने प्लेजर टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। प्लेजर टेस्ट सीरीज फॉर क्लास 12th PTS 14। आज हम इस टेस्ट का सॉल्यूशन शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों सेक्शन ए के साथ, जहां पर हमें टोटल 20 क्वेश्चंस मिलेंगे ऑफ 1 मार्क ईच। सभी क्वेश्चन MCQ टाइप के ही होंगे। ठीक है बच्चों, और हमें इनमें करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। जैसा कि यहां पर आप पढ़ पा रहे होंगे, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन ईच वन ऑफ देम। क्वेश्चन 1 में क्या बोला हुआ है? लेट x बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड y बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसका मतलब हमें ये इंफॉर्मेशन कन्वे कर दी गई है कि x और इसका ट्रांसपोज बिल्कुल इक्वल होगा, y और y के ट्रांसपोज को अगर हम इक्वल रखेंगे तो यहां -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यह इंफॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन में कन्वे कर दी गई है। ठीक है बच्चों, फिर बोला हुआ है सच दैट 3x + 2y इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो आपको यहां पर 6 टाइम्स मैट्रिक्स x की वैल्यू बतानी है। देखो यहां पर हम किस तरीके से शुरुआत करेंगे, ये जो इक्वेशन गिवन है इसमें दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई कर दो। जैसे ही आप ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे आपको कुछ ऐसा मिलेगा बच्चों, ध्यान से देखना। RHS में जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो रो 1 के एलिमेंट को C1 में भेजो, रो 2 के एलिमेंट को C2 में भेजो। समझे? आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज लिखना चाहते हैं तो इसके एक्सपोनेंट में t लगाओ या फिर डैश लगाओ इस तरीके से। तो यहां पर तो मैंने एक्सपोनेंट में t लगा दिया था और यहां पर मैंने डैश लगा दिया, दोनों बातें सेम ही होती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन कंडीशन के हिसाब से मैट्रिक्स x सिमेट्रिक है और मैट्रिक्स y स्क्यू सिमेट्रिक है, इसलिए यहां पर इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, समझे आप लोग? तो ये आपका एक और इक्वेशन बन गया। अब इसे आप फर्स्ट इक्वेशन बोलो जो कि क्वेश्चन में गिवन था, इसे आप सेकंड इक्वेशन बोलो, दोनों को ऐड कर दो, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे LHS में आपको मिलेगा 6 टाइम्स मैट्रिक्स x 2y और ये -2y कैंसिल होगा। RHS में मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो यहां पर ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, ये आपका 5 आएगा और ये आपका 6 आएगा। तो यहां पर कौन से वाला ऑप्शन है एक बार ध्यान से देख लो, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन 1 के लिए। ठीक है बच्चों, अब इससे पहले कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलूं, एक बात सुनना ध्यान से। आपको पेपर में ना MCQ को सॉल्व नहीं करना है, आपको पेपर में MCQ का करेक्ट ऑप्शन लिखना होगा। तो इसका मतलब जितने कम स्टेप्स आप लिखो उतना ही अच्छा है। जैसे यहां पर मैंने ये स्टेटमेंट लिखा, एड फर्स्ट एंड सेकेंड, ये आपको अपने आंसर शीट में लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये लिख रहे होंगे कि आंसर ऑफ क्वेश्चन 1 इज सी। इस तरीके से अपना आंसर डिक्लेयर कर सकते हो। अगर आपका मन करे तो इसके आगे ऑप्शन सी में जो मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है उससे भी लिख सकते हो, बट आपका ऑप्शन क्लियरली टीचर को समझ में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब फाइनली क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ है? Let us define a relation R in the set R of real number like this। इस तरीके से आपका रिलेशन डिफाइंड है। Then the relation R is,
तो यहां पर हमें ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनको एनालाइज करके हमें रिलेशन आर के बारे में बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, या नीदर ट्रांजिटिव नॉर रिफ्लेक्सिव लेकिन सिमेट्रिक है। तो यहां पर सबसे पहले मैं जरा सिमेट्री को चेक कर लेता हूं, क्योंकि सिमेट्री के ऊपर ही मुझे डाउट है। रिफ्लेक्सिव तो ये पक्का होगा क्योंकि यहां पर इक्वल वाली कंडीशन मुझे दिख रही है ए और बी के ऊपर। मैं सिमेट्री को चेक करने के लिए अगर आपसे ये पूछूं बेटा 2,1 क्या ये पेयर आपके रिलेशन में होगा, तो बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो एलिमेंट 2 है ना, ये पक्का 1 से बड़ा होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो कंडीशन आपके रिलेशन के लिए दी गई है ये यहां पर जस्टिफाई हो जाएगा। ए का मतलब है 2 और बी का मतलब है 1, जो पेयर मैंने यहां पर लिया। लेकिन जरा इस पेयर को देखिए, 1,2 बिलोंगिंग टू आर अगर आप लिखेंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि यहां पर अगर आप इस चीज को लिखेंगे ना तो ये बिल्कुल गलत बात है। कहने का मतलब ये हुआ कि a, b वाला पेयर तो आपके रिलेशन में है अगर a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 1 है, लेकिन यहां पर b, a वाला जो पेयर है ये हमारे रिलेशन में नहीं होगा। इसलिए यहां पर जो रिलेशन डिफाइंड है वो पक्का सिमेट्रिक नहीं है। अगर आप सभी ऑप्शंस को देखोगे तो नॉट सिमेट्रिक वाली कंडीशन सिर्फ ऑप्शन बी में दी गई है। कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या बोला हुआ है? आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है इस डेफिनेशन के हिसाब से और हमें इसे 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन के लिए चेक करना है। देखो सबसे पहली बात, यहां पर अगर आप 1 1 के लिए चेक करोगे ना तो मैं यहां पर दो एलिमेंट्स ले लेता हूं, x1 एंड x2 बिलोंगिंग टू द डोमेन। डोमेन दिया हुआ है 0,∞। ध्यान से देखिए। अब इसके बाद हम यहां पर एज्यूम करेंगे f of x1 इज इक्वल टू f of x2। तो यहां से शुरू करके देखते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2 आता है या नहीं। x1 ओवर x1 प्लस 1 इज इक्वल टू x2 ओवर x2 प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लो, ये बनेगा x1 इंटू x2 प्लस x1 इज इक्वल टू x1 इंटू x2 प्लस x2। तो यहां पर आप देख पाएंगे x1 विल बी इक्वल टू x2। कहने का मतलब जो आपका फंक्शन है ये पक्का 1 1 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन सी तो यहां पर बिल्कुल ठीक नहीं होगा और ऑप्शन डी भी आप देख पाओगे ये भी ठीक नहीं होगा। अब इसको ऑन टू फंक्शन के लिए मैं चेक करूंगा, तो मैं यहां पर एक एलिमेंट y ले लेता हूं सच दैट y इज इक्वल टू fx। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली ये बन जाएगा x ओवर x प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेते हैं जरा, तो ये बनेगा x इंटू वाई प्लस वाई इज इक्वल टू x। साइड चेंज करो तो y आ जाएगा x माइनस एक्स वाई। यहां से x कॉमन लो तो ये आपको ऐसा दिखेगा। कहने का मतलब x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y क्या आने वाली है? y ओवर 1 माइनस वाई। यहां पर आप देख पाएंगे कि y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। कहने का मतलब यह हुआ कि इस फंक्शन का कोडोमेन जो कि आप टॉप में देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इसका कोडोमेन है रियल नंबर, लेकिन रेंज में 1 इंक्लूडेड नहीं होगा। दैट मीन्स कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ दिस फंक्शन। मतलब यह हुआ कि यहां पर आपका फंक्शन f ऑन टू फंक्शन तो नहीं होगा। समझे? 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब जरा अपने ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बोथ 1 1 एंड ऑन टू, मतलब ये तो बिल्कुल सही नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखोगे लिखा हुआ है 1 1 बट नॉट ऑन टू, यानी ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या बोला हुआ है? यहां पर एक मैट्रिक्स ए है, हमें इस प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो यहां पर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकाल लो। ठीक है, मैट्रिक्स ए क्या गिवन है बच्चों? मैट्रिक्स ए है 1 2 -1 2 1 2 -2 2 0 और इसको मल्टीप्लाई करना है इसके ट्रांसपोज के साथ। तो रो 1 के एलिमेंट को C1 में भेज दो, रो 1 के एलिमेंट को C1 में, रो 2 के एलिमेंट को C2 में भेजो, रो 3 के एलिमेंट को
C3 में भेजो, इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो शुरू करते हैं जरा, क्या बनेगा, 1 इंटू 1 यानी 1 ही रहेगा, फिर 2 इंटू 2 यानी प्लस में 4, फिर -2 मल्टीप्लाई होकर प्लस में 4 देंगे। कहने का मतलब यहां पर 9 आ जाएगा। अब अगर इस पोजीशन पे 9 आया है तो अगर आप ऑप्शन ए को देखेंगे तो यहां पर आपको 3 दिख रहा होगा। कहने का मतलब ऑप्शन ए तो गया, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक नहीं होगा यहां पर। ठीक है, आगे मल्टीप्लीकेशन कंटिन्यू रखते हैं। अब यहां पर रो 1 के एलिमेंट को C2 के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बनेगा 2 + 2 दैट इज 4 -4 यानी 0। ठीक है, फिर रो 1 इंटू C3 यानी -1 और यहां पर 4 -1 यानी 3 और फिर ये 0 यानी 903 आ जाएगा इस तरीके से। अब रो 2 के एलिमेंट को हम C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 2 प्लस में 2 यानी 4 -4 यानी 0 आएगा। रो 2 इंटू C2 ये आपका 4 बनेगा, +1 यानी 5 प्लस में 4 यानी 9। अब रो 2 इंटू C3 -2 प्लस में 2 यानी 0 प्लस में 0 यानी यहां पर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां तक जो मैंने सॉल्व किया है इसके हिसाब से ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को आप एनालाइज करेंगे तो आपको क्या दिखेगा। देखो यहां पर 903 903 903 बिल्कुल सेम है, 090 009 यानी ऑप्शन सी भी गया। तो अब अगर आप बी और डी में से तुक्का मार के आंसर लिखना चाहते हो तो आपके आंसर के सही होने के चांसेस 50% हैं। लेकिन तुक्का क्यों मारोगे भाई, चलो मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट करो। आगे बढ़ते हैं, रो 3 इंटू C1 तो यहां पर आएगा -1 प्लस में 4 यानी 3 हो गया और फिर 0 यानी यहां पर आपका 3 आ जाएगा। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, रो 3 इंटू C2 ये आपका बनेगा -2 प्लस में 2 यानी 0, फिर अगला भी 0 आएगा, मतलब यहां पर 0 ही रहेगा। फिर यहां पर मल्टीप्लाई रो 3 इंटू C3 ये प्लस का 1 2 2 जा 4 यानी 4 + 1 5 हो गया, प्लस में 0 यानी देखो इस तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आप मैच कर सकते हो ऑप्शन बी और डी में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन डी सही है। इनफैक्ट अगर आपको मैं एक ऑब्जर्वेशन और बताऊं, जब मैं रो 3 के एलिमेंट्स को लिख रहा था तो जैसे ही यहां पर 3 आया तो उसी समय मुझे पता चल गया कि ऑप्शन बी तो सही हो ही नहीं सकता। समझे, तो यहां पर लॉजिकली भी अपना काम करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पूरा क्वेश्चन ही आप सॉल्व करने बैठे हो। तो यहां पर क्वेश्चन 4 के लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 में क्या बोला हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू बतानी है ताकि ये जो इक्वेशन है वो वैलिड हो, मतलब ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए। तो यहां पर सिंपली हमें डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड ही करना होगा। चलिए शुरू करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 कर लेते हैं। यहां पर 5 आएगा, ये बनेगा आपका -2x माइनस में 12, चेक करके देखो। फिर आएगा -3 यहां पर आपका ये 14 -18, फिर इसके बाद -1 और ये बनेगा -42 -9x, ऑल दैट विल बी इक्वल टू 0। बात समझ आई? ठीक है, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। चलिए शुरू करते हैं, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहां से क्या होगा देखते रहना। तो ये बनेगा -10x माइनस का 60, ठीक है, -10x माइनस का 60। अगले वाले में क्या होगा, 14 -18 मतलब माइनस का 4 और ये -3 दिख रहा है, कहने का मतलब प्लस का 12 आ जाएगा। ठीक है, इस -1 को अंदर भेजो, मतलब ये बनेगा प्लस का 42 प्लस का 9x, ऑल दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब यहां से 9x माइनस 10x क्या बनेगा, माइनस का x, इसे उठा के आप उस तरफ ले जाओ तो ये प्लस का x बन जाएगा। फिर यहां पर ये 3 नंबर्स रह जाएंगे, इनको हमें ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना है वो कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर है 42 प्लस में 12, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 54 माइनस में 60, यहां पर देखो ना, तो ये बनेगा आपका -6। कहने का मतलब आपका आंसर आ गया -6। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन आप चेक करिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लेते हैं, यहीं पर है। क्या बोला हुआ है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर n,
सेम ऑर्डर n और स्क्वायर मैट्रिक्स से बोला हुआ है, मतलब इसके ऑर्डर को ऐसे भी लिखा जा सकता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों मैट्रिसेस के बिल्कुल सेम रहेंगे क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। सच दैट आपको मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है कि ये 2 के इक्वल होगा और ये कंडीशन दे रखी है कि a इंटू बी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। हमें मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। इसे सॉल्व करने के लिए इस कंडीशन के पास हमें जाना पड़ेगा। दोनों तरफ हम डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। देखो इस तरीके से होगा। एलएचएस में आप सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करते हुए देखो इसे ऐसे लिख सकते हो। आरएचएस में भी फॉर्मूला लगेगा, लेकिन कैसे, ध्यान से सुनना। देखो ये फॉर्मूला होता है k इंटू मैट्रिक्स ए वेयर k इज एनी रियल नंबर, तो इसका आंसर होता है k रेज टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। यहां पर n का मतलब है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a। समझे बच्चों? तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम आरएचएस में अपना काम कर सकते हैं। देखो यहां पर, लेकिन क्या मुझे मैट्रिक्स आई का ऑर्डर पता है? वेल, सुनना ध्यान से। आपको यह तो पता है ना कि ए और बी का ऑर्डर है n बाई n, तो जब a इंटू बी का ऑर्डर आपसे पूछा जाएगा ना, जो कंडीशन गिवन थी उसका ऑर्डर भी यही आएगा, यानी a इंटू बी का जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है ना, रिजल्टेंट मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर भी n बाई n आएगा। मतलब एलएचएस में ऑर्डर n बाई n, तो आरएचएस में 2 इंटू आई से जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर भी n बाई n आएगा। कहने का मतलब यहां पर यूनिट मैट्रिक्स आई जो है उसका ऑर्डर भी n होगा। क्लियर? ठीक है। तो इस कंसेप्ट का यूज करके हम यहां पर लिखेंगे 2 रेज टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिट मैट्रिक्स, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगले स्टेप में लिख लेंगे। फिलहाल यहां पर ये तो 2 है, आपको दे रखा है क्वेश्चन में, यहां पर देख लो। और ये आपका मल्टीप्लाइड विद डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n इंटू 1। यहां से आप सिंप्लीफाई कर लो, आपको डिटर्मिनेंट ऑफ b क्या मिलेगा? 2 रेज टू द पावर n अपॉन 2, यानी इसे आप डायरेक्टली ऐसे करके लिख लो। ठीक है बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, एक बार आप चेक करिए ध्यान से। ऑप्शन बी में आप देख सकते हो, क्वेश्चन 6 का ऑप्शन बी सही हो गया बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें क्या बोला हुआ है हमें? क्वेश्चन 7 में बोला हुआ है इफ y इज इक्वल टू a sin mx प्लस b cos mx, तो आपको डबल डेरिवेटिव की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ m एंड y, जैसा कि आप ऑप्शन में देख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव लिखते हैं, dy अपॉन dx लिखो या फिर y डैश लिख लो, आसान रहेगा। मैंने y डैश लिख लिया। वैसे भी MCQ सॉल्व कर रहे हो, ध्यान रखना, स्टेप्स डू नॉट मैटर इन सॉल्विंग MCQs, आपको सिर्फ करेक्ट ऑप्शन बताना है बच्चों। फिलहाल यहां पर हम डेरिवेटिव लेंगे, a बाहर रहेगा, साइन का हो जाएगा cos थीटा और एंगल में से m बाहर आएगा, तो यहां लगा दो। ठीक है, फिर cos में चलते हैं इस वाले केस में, तो ये बनेगा आपका b, cos का होगा माइनस साइन थीटा, नेगेटिव है तो यहां लगा दो, और एंगल में से m आएगा तो उसको भी यहां पर लिख लो। ठीक है, अब इस पूरे में से आप चाहो तो m कॉमन ले सकते हो, तो फाइनली आपको देखो ऐसा मिलेगा m मल्टीप्लाइड विद a cos mx माइनस b sin mx। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद फिर से डिफरेंशिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में, तो LHS में y डबल डैश यानी d2y अपॉन dx2 आ जाएगा। यहां पर इस m को बाहर रहने दो, ब्रैकेट लगाओ, a एज इट इज, cos का होगा माइनस साइन, तो नेगेटिव यहां पर लगाओ, और ये साइन थीटा। ठीक है, और एंगल में से एक m भी आएगा। फिर यहां पर ये है b और ये साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा, एंगल में से यानी mx का डेरिवेटिव करोगे तो आपको m भी मिलेगा इस तरीके से। अब इस पूरे में से माइनस m कॉमन है, ध्यान से देखिए, ब्रैकेट के अंदर से माइनस m कॉमन लोगे, बाहर एक m प्रेजेंट है यानी माइनस m स्क्वायर बनेगा। अंदर क्या रहेगा? a बचेगा, माइनस बाहर ले जा चुका हूं, m भी बाहर जा चुका है, और यहां पर साइन mx बचेगा। फिर यहां पर नेगेटिव गया यानी प्लस b बचेगा, m बाहर जा चुका है, और ये cos वाला बच जाएगा। अब जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है ना, एक बार अपने क्वेश्चन में y की वैल्यू को चेक करिए, यही तो y की वैल्यू है। कहने का मतलब ये हो जाएगा माइनस m स्क्वायर इंटू वाई,
और ये आपके कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी को आप चेक कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यहां पर आप देखो। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। क्वेश्चन 8 भी डेरिवेटिव के ऊपर ही है। क्या बोला हुआ है बच्चों इस क्वेश्चन में, y की वैल्यू हमें दे रखी है इस तरीके से और dy अपॉन dx का वैल्यू हमसे पूछा हुआ है। तो सबसे पहला काम तो ये करो कि यहां पर ना आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए। जैसे आप स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है बच्चों, अब जरा यहां पर y को LHS में भेज दो। समझे, जो RHS में y था ना उसे मैंने LHS में शिफ्ट कर दिया है, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। अब यहां पर डेरिवेटिव शुरू करो। जैसे ही डेरिवेटिव शुरू करेंगे 2y इंटू वाई डैश माइनस वाई डैश, और ये RHS में cos x का डेरिवेटिव करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस साइन x। यहां से y डैश कॉमन लो, अंदर मिलेगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस साइन x। ठीक है बच्चों, तो यहां से y डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस साइन x ओवर 2y माइनस 1। अब जरा अपने ऑप्शंस को एनालाइज करें, तो आपके किसी भी ऑप्शन में 2y माइनस 1 डिनोमिनेटर में है या नहीं, तो यहां दिख रहा होगा और यहां दिख रहा होगा, लेकिन न्यूमरेटर में होना चाहिए माइनस साइन एक्स। इस नेगेटिव को मत भूलना। तो ऐसा किसी में नहीं है, मतलब बी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है। ऑप्शन सी वैसे ही ठीक नहीं होगा। कहने का मतलब ऑप्शन ए ही यहां पर ठीक हो सकता है, लेकिन ऑप्शन ए में जो दिख रहा है वो यहां नहीं दिख रहा। तो एक काम करिए ना, ये जो नेगेटिव है ना यहां पर, इसे डिनोमिनेटर में भेज दो। तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इसमें हमें क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन 9। तो यहां पर हमसे पूछा हुआ है कि ये जो फंक्शन है ना, दिस इज डिफरेंशिएबल व्हेन x बिलोंगिंग टू। तो यहां पर इंटरवल्स गिवन है, जिनको एनालाइज करके मुझे बताना है कि जो गिवन फंक्शन है वो कब डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अब इससे पहले कि इस क्वेश्चन का मैं आंसर करूं, एक छोटा सा कंसेप्ट सुनना ध्यान से बच्चों। देखिए, अगर कोई भी मॉडुलस फंक्शन है, जैसे मैंने लिख दिया x प्लस ए इस तरीके से, तो यहां पर जब आप क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे ना, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए मॉड के अंदर जो भी है उसे आप 0 के इक्वल रखते हैं और वहां से आपको x की वैल्यू मिल जाती है। अब ये जो आपको x की वैल्यू मिली है ना, इसे ही आप क्रिटिकल पॉइंट या कॉर्नर पॉइंट बोल देते हैं फॉर द मॉडुलस फंक्शन। इस कॉर्नर पॉइंट पे आपका गिवन मॉडुलस फंक्शन पक्का नॉन डिफरेंशिएबल होगा। समझे, यानी कॉर्नर पॉइंट पे पक्का मॉडुलस फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, तो यहां पर जो आपके पास मॉडुलस फंक्शन है ना, इसमें आपको दिख रहा होगा मॉड के अंदर ये गिवन है, इसे 0 के इक्वल रखो, यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। तो 1/2 पे ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। 1/2 के अलावा किसी भी रियल नंबर पे अगर आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, बट 1/2 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ओनली व्हेन हमें कोई भी रियल नंबर मिले बट एक्सेप्ट 1/2 x की जगह पर ना मिले, तो इन सभी पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अब ऐसा आपको ऑप्शन बी में दिख रहा होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही हो गया बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें क्या बोला हुआ है, द सरफेस एरिया ए दैट इज इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ अ स्फीयर। किसी स्फीयर के सरफेस एरिया के बारे में बात हो रही है। व्हेन द वॉल्यूम v इज इंक्रीजिंग एट द सेम रेट एज द रेडियस r। बेसिकली आपको यहां पर यह दे रखा है कि dv अपॉन dt इज इक्वल टू dr अपॉन dt, और इस समय आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है ये। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में। समझ गए बच्चों? तो चलिए काम शुरू करते हैं। यहां पर स्फीयर की बात हो रही है, तो यहां पर स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। समझे? नाउ दैट इज इक्वल टू dr बाई dt, जैसा कि यहां पर क्वेश्चन में गिवन कंडीशन का मैंने यूज किया है, आप देख पा रहे होंगे। अब आप यहां पर जैसे ही डेरिवेटिव करेंगे 4/3 और पाई तो बाहर रहेगा, आर क्यूब के लिए आपको मिलेगा 3r स्क्वायर। समझे?
और ये dr/dt, नाउ दैट इज इक्वल टू dr/dt। दोनों तरफ से dr/dt को कैंसिल करेंगे, LHS में 3 भी कैंसिल होगा, तो फाइनली आपको मिलेगा 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 1। समझे? तो 4 पाई r स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? तो 1 आ गई। और यही तो सरफेस एरिया है, तो यहां पर इसे 1 के इक्वल रख सकते हो कि नहीं? देखो यहां पर, समझे कि नहीं? तो आपका आंसर आ चुका है क्वेश्चन 10 का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों? क्वेश्चन 11 में हमें जो फंक्शन गिवन है दैट इज x रेज टू द पावर x व्हेन x इज पॉजिटिव, तो हमको बताना है कि यह फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज किस इंटरवल में करेगा। यहां डेरिवेटिव तो निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर आप में से कुछ बच्चों को x रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव डायरेक्टली याद होगा तो आप अपना टाइम बचा पाओगे। वेल, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? इसका डेरिवेटिव हो जाएगा x रेज टू द पावर x मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस लॉग ऑफ x। समझे? मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। अगर आपको x रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव निकालना नहीं आता, मुझे कमेंट करके बताना, आपके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल यहां पर अब हम क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करके यहां से हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो हमें ऐसा कुछ मिलेगा, ध्यान से देखते रहना, ये पूरा 0 के इक्वल। अब देखो x तो पॉजिटिव है, तो x रेज टू द पावर x दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो कभी 0 होगा नहीं, तो इसका मतलब सीधा सा हुआ कि 1 प्लस लॉग x यही 0 होगा। यहां से आपको मिलेगा log ऑफ x इज इक्वल टू -1, दैट विल गिव यू x इज इक्वल टू e रेज टू द पावर -1, जिसे आप 1 अपॉन e भी लिख सकते हो। नंबर लाइन बनाओगे तो नंबर लाइन पे यहां पर 0 से इधर तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव है, यहां पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अगला वैल्यू आएगा x के लिए 1 अपॉन e, जो कि हमें मिल ही गया है। यहां पर आपने देखा होगा डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के हमें x की वैल्यू क्या मिली है। अब हम इस इंटरवल में चेक करेंगे और इस इंटरवल में चेक करेंगे, मतलब 0,1 अपॉन ई में चेक करेंगे, फिर 1 अपॉन ई इंफिनिटी में चेक करेंगे कि कहां पर डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आ रहा है। समझे? तो चलिए शुरू करते हैं। इस वाले इंटरवल में लेते हैं सबसे पहले। इस वाले इंटरवल में से अगर आप x की जगह पे e ले लोगे तो आपका डेरिवेटिव आपको कैसा साइन देगा? x की जगह पर e मैंने पुट किया, ये बनेगा e टू द पावर e, जो कि पॉजिटिव ही रहेगा, और यहां पर 1 प्लस लॉग e की वैल्यू 1 होती है, ये पूरा ब्रैकेट आपको 2 देगा, और ये भी पॉजिटिव, ब्रैकेट के अंदर वाला भी पॉजिटिव। कहने का मतलब यहां पर डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव होगा, बट इससे हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें तो वो इंटरवल निकालना है जहां पर फंक्शन डिक्रीज करेगा, मतलब जहां पर डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। तो अब इस इंटरवल में से हम कौन सी वैल्यू ले लें? जैसे कि मैं ले लेता हूं x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2e, इस तरीके से लेके देखते हैं। तो ये क्या बनेगा? f डैश ऑफ 1 अपॉन 2e। तो यहां पर देखो x रेज टू द पावर x, इसे मैं चेक नहीं करने वाला हूं क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये पक्का पॉजिटिव रहेगा। ब्रैकेट में आओ, 1 प्लस लॉग ऑफ x की जगह हमने लिखा 1 अपॉन 2e। देखो इस तरीके से। अब यहां पर जैसे आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे लॉग की, तो आपको क्या मिलने वाला है? 1 माइनस लॉग 2e, जिसे फर्दर आप ऐसे लिख सकते हो। ध्यान से देखिए, लॉग की प्रॉपर्टीज यूज की है मैंने। लॉग की वैल्यू 1 होती है, इस 1 को कैंसिल करेगा, पूरे स्क्वायर ब्रैकेट में सिर्फ माइनस लॉग 2 बचेगा, जो कि नेगेटिव है, और बाहर एक पॉजिटिव नंबर आपको दिख रहा होगा। तो इसका मतलब इस इंटरवल में, यानी 0 से 1 अपॉन ई वाले इंटरवल में डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव है। तो ये जो ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है ना इंटरवल, इस इंटरवल में आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स क्वेश्चन 11 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आई होप आपको सारी बातें सही से समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन 11 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, दो अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जरा इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। अब यहां पर मैं सॉल्यूशन करने के लिए एक मेथड आपको डिस्प्ले करूंगा और दूसरा मेथड आपको हिंट देकर छोड़ दूंगा। आप मुझे दूसरे मेथड से भी इसका सॉल्यूशन कंप्लीट करके बताना कि आपको गिवन ऑप्शंस दिख रहे हैं या नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले तो आप एक काम करें, न्यूमरेटर में जो cos 2x आपको दिख रहा है उसे सेम रखो, मतलब ये रहा cos 2x,
डिनोमिनेटर में a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन कर दो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। समझे? अब ये आपका इस तरीके से इंटीग्रल हो गया। डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स तो 1 हो जाएगा और यहां पर 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला लगेगा, दैट मीन्स ये साइन 2a बनेगा। तो ऊपर वाला एज इट इज यानी कॉस 2x एज इट इज, नीचे ये 1 प्लस में साइन 2x। ठीक है, अब एक शॉर्टकट अगर आपको ध्यान हो, है ना, क्या है ये, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। अगर इस तरीके से कभी भी आपके पास इंटीग्रल होता है तो इसको आप डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हो। अपना टाइम बचाओ, आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, ध्यान से सुन लो मेरी बात। ये जो शॉर्टकट है ये मैंने अल्फा टेस्ट सीरीज में भी बताया है। अगर आपने अल्फा टेस्ट सीरीज अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। ठीक है बच्चों, चलिए अपने क्वेश्चन में लौटते हैं। डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है दैट इज 1 प्लस साइन 2x। अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 1 का 0, साइन 2x का बन जाएगा cos 2x और आपको एंगल का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा, मतलब 2। समझे? न्यूमरेटर में आप देखोगे अपने इंटीग्रेंड में तो cos 2x तो प्रेजेंट है लेकिन वहां पर 2 प्रेजेंट नहीं है, तो एक काम करो ना, 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो। समझे? अब फाइनली आपको क्या मिलेगा, ये 1/2 एज इट इज आपको मिलेगा लॉग ऑफ मॉडुलस में डिनोमिनेटर वाला फंक्शन दैट इज 1 प्लस साइन 2x प्लस में c लगाओ। ठीक है, अब यहां पर जो आपको रिजल्ट मिला इसे अपने किसी भी ऑप्शन में आप नहीं देख पा रहे होंगे, तो क्या करेंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूं, इस रिजल्ट को ध्यान रखना। तो यहां पर हमें मिला है 1/2 लॉग ऑफ मॉड में 1 प्लस साइन 2x। अब जरा रिकॉल करो, ये 1 प्लस साइन 2x जो कि यहां पर आपको मिला था ये पहले ऐसे लिखा गया था जो कि ओरिजिनली इस तरीके से था। तो अगर आपके मन में आए तो क्या इसको हम डायरेक्टली cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर फिर से नहीं लिख सकते? लिख तो सकते हैं ना, तो लिख लिया मैंने। अब यहां पर आप लॉग की पावर वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे ना तो ये जो स्क्वायर दिख रहा है ये आगे आ जाएगा, मतलब आपको कुछ इस तरीके से चीजें आती हुई दिखेंगी। ध्यान से देखिए। ठीक है बच्चों, अब यहां पर बाहर जो हाफ और ये 2 दिख रहे थे वो कैंसल होकर आपको फाइनली कुछ ऐसा देंगे, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मॉड के अंदर प्लस में c। अब ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन है बेटा, ध्यान से देखो, ऑप्शन बी को चेक करें। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बिगिनिंग में कहा कि मैं आपको एक मेथड और बताऊंगा, अब वो मेथड ये है, ध्यान से सुनना। न्यूमरेटर में जो cos 2x लिखा हुआ है ना, यहां पर आप cos 2a का फॉर्मूला लगाओ। अब cos 2a के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, उनमें से आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है न्यूमरेटर में। इसके बाद आप मुझे बताना कि आप किस तरीके से सॉल्व करते हुए अपने आंसर तक पहुंचते हो। मुझे कमेंट करके बताना कि आप इस मेथड से भी कर पाए या नहीं कर पाए। ये अच्छा मेथड है, छोटा मेथड भी है जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। इसमें क्या है बच्चों, यहां पर भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कैसे होगा, ध्यान से देखना। e टू दी पावर x दिख रहा है ना, तो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ये इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिर्फ ब्रैकेट वाले को सिंप्लीफाई करूंगा, 1 को एज इट इज रहने दो, साइन x को देखो इस तरीके से लिख लो, 2 sin x/2 और ये cos x/2। डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस एक्स यानी 2 साइन स्क्वायर x/2 ऐसे लिख लो। एलसीएम ब्रेक करो, आपको मिलेगा हाफ और 1 अपॉन साइन स्क्वायर यानी कोसिकेंट स्क्वायर x/2। नेगेटिव, ये 2 कटेगा, एक साइन कटेगा, कॉस अपॉन साइन यानी आपको मिलेगा कोटेंजेंट x/2। अब ध्यान से सुनना, आपका जो इंटीग्रल है जो क्वेश्चन में गिवन है, क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, e टू द पावर x ब्रैकेट में माइनस कोटेंजेंट x/2 प्लस हाफ कोसिकेंट स्क्वायर x/2 ऐसे लिख तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट वाले को सिंप्लीफाई करके क्या आएगा बताया मैंने यहां पर आपको। ठीक है, अब देखिए यहां पर फंक्शन की जगह पे अगर मैं माइनस कोटेंजेंट x/2 लूं तो जरा इसका डेरिवेटिव आप खुद करके देखो कि डेरिवेटिव की वैल्यू हाफ कोसिकेंट स्क्वायर x/2 आएगी या नहीं, आएगी जरूर। ठीक है ना,
अरे भाई मैं कह रहा हूं ना आएगी, आप करके देखो। ठीक है बेटा, तो यहां पर इंटीग्रेशन का ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा डायरेक्टली। देखिए मैं क्या कह रहा था, e टू द पावर x ब्रैकेट में फंक्शन प्लस इट्स डेरिवेटिव। इस तरीके से अगर आपके पास इंटीग्रैंड होता है तो आप डायरेक्टली अपना रिजल्ट लिख सकते हो ऐसे, समझे? यानी आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, e टू द पावर x मल्टीप्लाइड विद माइनस कोटेंजेंट x बाय 2, नेगेटिव को यहां आगे लगा दो और ये रहा कोटेंजेंट x बाय 2 प्लस में c, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये किस ऑप्शन में है एक बार ध्यान से देख लो, ऑप्शन ए में तो नहीं है, ऑप्शन बी में आप चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन 14 भी इंटीग्रेशन के ऊपर है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कैसे होगा ध्यान से देखना बच्चों। यहां पर आप न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई करो तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, ये बन जाएगा x स्क्वायर और ये ब्रैकेट वाला एज इट इज। ठीक है, अब यहां पर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लो, आपको मिलेगा x dx इज इक्वल टू dt ओवर 2। तो यहां पर ये बन जाएगा हाफ, ठीक है ना, x dx की जगह हाफ, बाहर लगाया, dt यहां लगा दिया, dt बाई 2 आया था ना। यहां पर ये x स्क्वायर है ना, इसे आप लिख लो t माइनस 1, देखो यहां से x स्क्वायर की जगह t माइनस 1, और ये पूरा ब्रैकेट तो मैंने t मान ही लिया था। अब या तो t को अंदर भेजकर इसे t स्क्वायर माइनस t लिखो, उसमें कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड से परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, काफी लंबी हो जाएगा ना। चलिए मैं इसका छोटा तरीका बताता हूं, मतलब यहां पर हम पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे इसको। तो मैं लिखूंगा इसे 1 ओवर t माइनस 1 माइनस 1 ओवर t। एक बार एलसीएम लेके मुझे बताओ ये फाइनली क्या मिलेगा। एलसीएम लो तो सही, आपको मिलेगा t माइनस टी प्लस 1 ओवर t माइनस 1, और यहां पर ये t ऊपर वाला सिंप्लीफाई होकर आपको 1 ही देगा, नीचे वाला t माइनस 1 और ये t ही देगा जो कि यहां पर था। मतलब ये हुआ कि इस इंटीग्रेंड को ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो लिख लिया मैंने। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये हाफ यहां पर है, ब्रैकेट लगाओ, लॉग में मॉड t माइनस 1 फिर माइनस लॉग मॉड में t, ब्रैकेट बंद, प्लस में c, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हाफ यहां पर क्या बनेगा, लॉग मॉड में t माइनस 1 यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर लॉग मॉड में t यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब जरा अपने ऑप्शंस को देखिए, क्या किसी ऑप्शन में ऐसा आपको दिख रहा है? तो भैया ऑप्शन ए में तो ऐसा नहीं है, इनफैक्ट यहां पर लॉग के प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये 2 log x बनेगा, हाफ अंदर भेजोगे तब भी ऑप्शन ए सही नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी तो सही होता हुआ दिख रहा है। वेल मुझे यहां पर लॉग की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, लॉग m माइनस लॉग n दैट इज लॉग m ओवर n, ये वाली प्रॉपर्टी यहां पर लग जाएगी। देखो ध्यान से, इस तरीके से इसको लिख पाएंगे, समझे? तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों। समझे मैंने क्या कहा? क्वेश्चन 14 का ऑप्शन बी सही होगा यहां पर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 15। वेल ये भी इंटीग्रेशन के ऊपर ही है, लेकिन ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने इंटीग्रल को आई मान लो, इसे मैंने आई मान लिया और इसे हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देंगे। अब यहां पर मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा। कौन सी प्रॉपर्टी, स्क्रीन पे देखो ध्यान से। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, x की जगह पर आपके इंटीग्रेंड में यानी sin x माइनस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स में x की जगह पर a माइनस एक्स, दैट मीन्स पाई बाय 2 माइनस एक्स हमें लिखना पड़ेगा। यहां पर अपने क्वेश्चन में देखो ना, a की जगह पे पाई बाय 2 है, और प्रॉपर्टी को भी देखते रहना। ठीक है बच्चों, अब जैसे ही ये काम आप करेंगे ना तो आपका इंटीग्रेंड कैसा दिखेगा, 0 से पाई बाय 2, ये तो एज इट इज साइन एक्स, एक्स की जगह हम लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस एक्स, माइनस कॉस एक्स की जगह पे पाई बाय 2 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में उतर जाओ, 1 प्लस साइन एक्स, एक्स की जगह पे पाई बाय 2 माइनस एक्स, यहां पर कॉस एक्स है, मतलब एक्स की जगह पे फिर से पाई बाय 2 माइनस एक्स। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे ना, आपको मिलेगा 0 से पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स यानी कॉस एक्स बनेगा, और कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स यानी साइन एक्स बनेगा। ऐसे ही नीचे आओ, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स।
अब जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे, इस वाले स्टेप में जिसे मैं सेकंड इक्वेशन बोलने वाला हूं, डिनोमिनेटर पे फोकस करो और फर्स्ट इक्वेशन में डिनोमिनेटर पे फोकस करो। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। LHS में 2i मिलेगा, RHS में दोनों इंटीग्रल्स के लिमिट सेम होने की वजह से इंटीग्रेंड को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, तो फिर यहां पर आपको 0 dx मिलेगा। आप एक बार ऐड करके देखो फर्स्ट इक्वेशन के इंटीग्रेंड को और सेकंड इक्वेशन के इंटीग्रेंड को। न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स तो रहेगा ही, 0 अपॉन एनीथिंग इज एक्चुअली 0। अब 0 का इंटीग्रेशन करोगे तो बेटा आपको 0 ही मिलेगा। 2i की वैल्यू 0 है तो i यानी आपके इंटीग्रल की वैल्यू भी 0 होगी। ऐसा आपको कहां दिख रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए, ऑप्शन डी में, यानी क्वेश्चन 15 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला हुआ है, यहां पर हमें सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आपको यहां पर दिख रहा होगा, ऑर्डर तो इसका 3 है, तो यहां से आपको डिग्री भी मिल जाएगा। हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव टर्म का एक्सपोनेंट देख लो, तो यहां पर इसका एक्सपोनेंट 2 है। इन दोनों का हमें सम निकालना है, 3 + 2 यानी 5, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आ गया ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, अब जरा क्वेश्चन नंबर 17 को लेते हैं। क्वेश्चन 17 में हमें क्या बोला हुआ है, आपके पास दो लाइंस की इक्वेशन है, दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज। ठीक है, अब जैसा कि दोनों लाइंस की इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, ये सिमेट्रिकल फॉर्म में गिवन है, मतलब लाइंस की इक्वेशन में डिनोमिनेटर से हमें दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज का सेट मिल जाएगा। फर्स्ट लाइन से a1 b1 c1 बोल देंगे तो ये बनेगा लैम्डा 2 1। सेकेंड लाइन से आप a2 b2 एंड c2 लिख लो तो ये बन जाएगा 3 लैम्डा 5। ठीक है, अब अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के ऊपर तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो इसे यूज करेंगे। चलिए अपना काम शुरू करते हैं जरा। लैम्डा इंटू 3 यानी 3 लैम्डा, प्लस 2 इंटू लैम्डा यानी 2 लैम्डा, प्लस 1 इंटू 5 यानी 5, दैट इज इक्वल टू 0। ये आपको देगा 5 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0, जिसे आप डायरेक्टली ऐसे लिख लो तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -1। -1 का मतलब कौन से वाला ऑप्शन, आप यहां देखिए क्वेश्चन 17 का ऑप्शन डी सही हो गया बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके पास, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोला हुआ है देखते हैं। P ऑफ A की वैल्यू दे रखी है, P ऑफ B की वैल्यू दे रखी है, P ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B की वैल्यू दे रखी है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ध्यान से सुनना कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर अगर आपको ध्यान हो, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बन जाएगा बेसिकली, तो ये इस तरीके से होता है ना बच्चों। ठीक है, तो यहां से आपको P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू मिलेगी, P ऑफ A ओवर B दैट इज 3/4 मल्टीप्लाइड विद P ऑफ B दैट इज 1/3। समझे, यहां से वैल्यूज मैंने पिक कर ली हैं इन दोनों की। इसे सिंप्लीफाई करो, 1/4 आएगा, ध्यान रखना इसका। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे करेंगे देखते रहना। P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश, इसे हम लिख सकते हैं P ऑफ A यूनियन B होल डैश, ऐसे, जिसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B। अब 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B, 1 माइनस को ऐसे रखो, ब्रैकेट लगाओ और A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी को निकालने का ये रहा फॉर्मूला। समझे, अब इसके बाद इस फॉर्मूले में जो भी वैल्यूज हमें पुट करनी है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं या क्वेश्चन में गिवन है। P ऑफ A ये रहा, P ऑफ B ये रहा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B हमने फाइंड किया था यानी 1/4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस 3/8, ये आपका 3/8 है, और ये -1/4 जिसे हम -2/8 लिख सकते हैं। तो फाइनली ये आपका आएगा 1/8 प्लस में 1/3। ये ब्रैकेट आपको क्या देगा बेटा, 3 + 8 यानी 11/24। एलसीएम लोगे तो ये आपको दे देगा 13/24। 13/24 क्वेश्चन नंबर 18 के ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी सही हो गया बच्चों।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 की तरफ, जो कि असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चंस होंगे। Followings are assertion reason based questions. In the following questions, a statement of assertion that is represented by capital A is followed by a statement of reason that is represented by capital R. Choose the correct answer out of the following choices. आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला हुआ है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी में क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी में है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी में क्या है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो अब इस पूरी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोला हुआ है, असर्शन द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंट इनवर्स ऑफ -2 इज इक्वल टू 2π/3। ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपको ध्यान हो बच्चों, सीकेंट इनवर्स ऑफ -2 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स 2। तो पाई माइनस सीकेंट इनवर्स 2, अब सीकेंट इनवर्स 2 का मतलब हो गया π/3। एलसीएम ले लो, 2π/3। कहने का मतलब यहां पर असर्शन बिल्कुल ट्रू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजन में क्या है, फॉर y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x वी ऑलवेज हैव दिस कंडीशन फॉर y। कहने का मतलब y बिलोंग करेगा इस इंटरवल से। अब ये बेसिकली रेंज हो गया, किसका रेंज है ये, दिस इज रेंज ऑफ सीकेंट इनवर्स फंक्शन। समझे, तो यहां पर रीजन भी सही है, एज वेल एज रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि असर्शन में ये जो आपको रिजल्ट मिला ना, ये इसी रेंज में से है जो कि रीजन में दिया गया है। दैट मीन्स यहां पर बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहां पर हम ऑप्शन ए को मार्क करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इसमें क्या बोला हुआ है, असर्शन द साइड BC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD whose one of the side AB and the diagonal AC are respectively given by these two vectors is 2i cap minus j cap plus 2k cap। सबसे पहले यहां पर मैं पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट कर लेता हूं जरा। तो इस तरीके से कुछ हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। ABCD है ना पैरेललोग्राम, तो ऐसे आप मान लो ये आपका A है, ये B है, ये C है और ये D है। इसने आपको वेक्टर AB दिया हुआ है, मतलब ये दे रखा है, दैट इज 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ये आपका वेक्टर AB इसने दे रखा है और आपको डायगोनल AC भी दे रखा है। ये रहा आपका डायगोनल AC जिसका वेक्टर है 4i कैप प्लस 3k कैप, इस तरीके से। अब बेसिकली ये हमसे पैरेललोग्राम के साइड BC के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं साइड BC का जो वेक्टर बनेगा उसे निकाल के देखता हूं किस तरीके से होगा। ध्यान से देखना, यहां पर अगर हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करें या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करें तो आपको मिलेगा वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर AC। ध्यान से देखिए, ठीक है बच्चों। तो यहां से आपका वेक्टर BC क्या आएगा, AC माइनस AB। समझे, अब AC का मतलब है 4i कैप प्लस 3k कैप माइनस AB का मतलब है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बनेगा 2i कैप और ये माइनस j कैप प्लस में 2k कैप। क्या यही हमें वेक्टर BC का यहां पर वैल्यू दे रखा है, तो दे तो यही रखा है। कहने का मतलब ये हो गया कि यहां पर असर्शन बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है, अब जरा रीजन को देखते हैं। रीजन में क्या बोला हुआ है, फॉर अ पैरेललोग्राम ABCD इट्स एरिया इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन दैट इज इन स्क्वायर यूनिट्स। अब ये बात भी बिल्कुल ठीक है, किसी भी पैरेललोग्राम के अगर हमें एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर्स गिवन हो, जैसा कि डायग्राम में जो कि मैंने बना ही रखा है, इसमें अगर आप देखेंगे एडजेसेंट साइड्स का मतलब हुआ वेक्टर AB और वेक्टर AD। तो इन दोनों का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड हमें उस पैरेललोग्राम के एरिया को रिप्रेजेंट करके दे देता है। दैट मीन्स यहां पर रीजन भी बिल्कुल सही है, समझे। लेकिन
इंटरेस्टिंग बात यह है कि असर्शन में बात कुछ और की गई है, रीजन में बात एरिया की कर दी गई है, दोनों बातें अलग अलग हैं। यानी यहां पर रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ऑल्दो बोथ आर ट्रू। तो यहां पर बेसिकली इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी को हम सेलेक्ट कर लेंगे एज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हमने पीटीएस 14 के सेक्शन ए के सभी क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब इस टेस्ट के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, यानी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई के, उनका सॉल्यूशन आपको कैसे मिलेगा? उनके सॉल्यूशन के लिए आपको पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना, आपको सेक्शन बी, सी, डी एंड ई के सभी क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब देर किस बात की, फटाफट इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर दो। मोर ओवर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।